अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। ये हमारा एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना है। इसका सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक्स है बेसिक कॉन्सेप्ट। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों का। उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं उसके, आर्गुमेंट, प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन। ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद आगे प्रीमिसेस और उसको देखते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन है आर्गुमेंट की। इन लॉजिक an argument is not a QL, it is a technical structure where one statement is claimed to follow from others. लॉजिक के अंदर आर्गुमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी से बहस कर रहे हैं। ये चीज़ मतलब नहीं है बिल्कुल लॉजिक के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। इट इज़ अ टेक्निकल स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर होगा वेयर वन स्टेटमेंट इज़ क्लेम टू फॉलो फ्रॉम अदर्स, जिसमें एक स्टेटमेंट जो है वो दूसरी स्टेटमेंट को क्लेम कर रही होगी, बता रही होगी कि ये चीज़ जो है उस चीज़ से जुड़ी हुई है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स कहेंगे उससे समझ आएगा। अगला प्रीमिसेस हमारे पास क्या होता है, अ स्टेटमेंट ऑफर एज एविडेंस और अ रीज़न। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपको ऑफर करे और जो कि आपको रीज़न दे कि ये जो है प्रीमिसेस है, एविडेंस दे, सबूत दे। इसकी भी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आएगा। कंक्लूजन, द स्टेटमेंट दैट द एविडेंस इज क्लेम टू सपोर्ट। कंक्लूजन वो चीज़ निकलेगी हमारे पास जिसमें हमारे पास एविडेंस सपोर्ट करेगा कि ये हम लोग अगर काम करें तो ये चीज़ कंक्लूजन निकल सकता है, अगर हम वो काम करें तो वो चीज़ कंक्लूजन निकल सकता है। तो कंक्लूजन हमारे पास ये कहलाएगी। अब इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ चीज़ें और हैं। ये फार्मूला है एक तरीके का कि प्रीमिसेस प्लस कंक्लूजन, प्रीमिसेस और कंक्लूजन अगर मिल रहे हैं तो वो एक आर्गूमेंट बनाते हैं। इसके तीन कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इन लॉ एन आर्गूमेंट इज़ नॉट अ हीटेड एक्सचेंज, इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि उसके अंदर प्रीमिसेस होंगी कुछ ना कुछ, गिवन टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक क्लेम, जो कि कुछ ना कुछ क्लेम कर रही होंगी, किसी न किसी चीज़ के ऊपर क्लेम कर रही होंगी, किसी न किसी चीज़ के ऊपर बात कर रही होंगी। कॉन्सेप्ट टू, एन आर्गूमेंट इज़ अ सेट ऑफ क्लेम वेयर वन द कंक्लूजन, यानी कि एक कंक्लूजन जो है इज सपोर्ट बाय द अदर प्रीमिसेस। अब एक ऐसे भी आर्गूमेंट होगा जिसके अंदर जो हमारे पास कंक्लूजन किया हुआ होगा वो प्रीमिसेस को सपोर्ट कर रहा होगा। अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इन विच वन स्टेटमेंट कंक्लूजन इज सपोर्ट बाय द अदर प्रीमिसेस। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे हमें समझ आएगा अच्छे से। अब इसके अंदर जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्रिमिनल लॉ के ऊपर ये एग्जाम्पल ली गई है। प्रीमिसेस वन क्या बोल रहा है, एनी वन हु ड्राइव्स ओवर 100 किलोमीटर पर आवर ब्रेक्स द लॉ। यानी कि एक प्रीमिसेस हमें दे दिया गया कि कोई भी इंसान 100 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर गाड़ी चलाएगा तो वो क्या करेगा, कानून को तोड़ेगा। प्रीमिसेस 2, जॉन ड्राइव एट 120 किलोमीटर पर आवर। अब जो जॉन है वो क्या कर रहा है, वो गाड़ी को 120 किलोमीटर की रफ्तार से भगा रहा है। और प्रीमिसेस 1 हमारे पास क्या बोल रहा था कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी गाड़ी चलाएगा तो उस क्या करेगा, वो कानून को तोड़ेगा। लेकिन और जॉन क्या कर रहा है, वो 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो उसका फिर कंक्लूजन क्या निकलेगा, देयरफॉर जॉन ब्रेक द लॉ, यानी कि जॉन ने कानून को तोड़ा। एग्जाम्पल नंबर 1। अब एक मैंने प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर लिखा हुआ है। इसकी प्रीमिसेस 1 क्या है, ओनली द ओनर कैन सेल दिस लैंड, यानी कि जो भी मालिक है इस ज़मीन का या उस घर का, जो भी मालिक है सिर्फ वही उस घर को क्या कर सकता है, बेच सकता है। प्रीमिसेस 2, अली इज़ नॉट दी ओनर, अली जो है ओनर नहीं है, उस घर का मालिक नहीं है अली। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, अली कैन नॉट सेल दिस हाउस। जाहिर सी बात है, जब अली उस घर का मालिक है ही नहीं तो अली तो घर बेच नहीं सकता। एग्जाम्पल इसकी बहुत अच्छे से ये है कि आप एक घर ख़रीदते हो और घर ख़रीदने के बाद उसको किराए पे चढ़ा देते हो। जब आप किराए पे चढ़ाओगे उस घर को, जाहिर सी बात है जो किराएदार है वो उस घर को तो नहीं बेच सकता, उस घर को जो बेचेगा वो सिर्फ उसका मालिक ही बेच सकता है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है। ओके, सो अनदर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऑफ़र की जाती है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। प्रीमिसेस 2 बोला है, पार्टी ए मेड एन ऑफर बट पार्टी बी चेंज द टर्म्स, यानी कि पार्टी ए ने
कुछ ऑफ़र की कि भाई जैसे 40 लाख का एक हाउस है, सही है, पार्टी भी चाहिए कि भाई 40 लाख का घर देना है, और वो बोल रही है कि साथ में एक काम करें, आप 20 लाख रुपए हमें नकद दे दें एडवांस, और 20 लाख रुपए आप मुझे नकद दे दें, और 20 लाख रुपए का आप चेक बना दें। अच्छा, तो फिर पार्टी ये क्या बोलती है, भाई आप बहुत महंगा दे रहे हैं 40 लाख रुपए का घर, आप एक काम करें, आप 35 लाख रुपए कर लें। तो पार्टी ए ने क्या किया, पार्टी ए मेड एन ऑफर, यानी कि पार्टी ए ने ऑफर दिया कि भाई आप इतना कर लें। तो पार्टी बी क्या बोलती है, अब उन्होंने टर्म चेंज कर दी। पहले क्या बोला था कि 20 लाख रुपये आप कैश दे दें और 20 लाख रुपये आप वो कर लें, उस चेक के फॉर्म में दे दें ताकि कोई मसला ना हो। अब पार्टी बी ने क्या किया, जब उन्होंने बोला 35 लाख तक का हम गुंजाइश है, हम 35 लाख ही दे सकते हैं, तो पार्टी बी ने बोला कि सही है, फिर आप 20 लाख रुपये आप अभी भी कैश दें हमें, और फिर 15 लाख रुपये का आप चेक बनाएं। तो इस चीज़ पे फिर पार्टी ए ने क्या किया, अब उसका कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि पार्टी जो ए है ना, उसके पास अभी 20 लाख रुपये नकद है नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपये नकद दे सकती है, बाकी चेक वो आने वाले टाइम में वो आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि पार्टी ए के पास इस वक्त पूरे पैसे नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो आप उस वक्त चेक से निकलवा लिएगा। तो फिर क्या किया उन्होंने, कंक्लूजन क्या निकला, देयर वाज नो वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि अब कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, क्योंकि पार्टी ए जो है ना वो इस तरीके से मामलात कर रही थी कि पैसों में कम भी करवा रही है, और फिर बोल भी है कि अभी हमारे बैंक में हमारे पास इतने पैसे नहीं है, फिजिकल हो वो। तो फिर इस वजह से क्या हुआ, देयर वाज नो वैलिड एक्सेप्टेंस, कोई एक्सेप्टेंस यहाँ पे थी नहीं, हैंस नो कॉन्टैक्ट। तो फिर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, यानी कि घर नहीं बेचा गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर थी ये। इसके बाद अगली एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला है, एवरी पर्सन हु कमिटेड थीव्स इन पनिशेबल, यानी कि जो भी चोरी करेगा उसको सज़ा मिलेगी। प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2 हमारे पास क्या बोल रहा है, अली कमिटेड थीफ, यानी कि अली चोरी करते हुए पकड़ा गया, प्रीमिसेस 2 ये बोला जाए। तो फिर कंक्लूजन क्या निकलेगा, देयरफॉर अली इज पनिशेबल, जाहिर सी बात है अली को सज़ा मिलनी चाहिए। तो और कुछ एग्जांपल हमारे पास ये और हैं। प्रीमिसेस 1, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। प्रीमिसेस 2, व्हेन इट रेन्स रोड बिकम वेट, यानी कि जब भी बारिश होती है तो रोड क्या होता है, गीले हो जाते हैं। तो कंक्लूजन इसका क्या निकलेगा, देयरफॉर रोड्स आर वेट, क्योंकि हमने प्रीमिसेस 1 में क्या बोला था कि बारिश हो रही है, तो इसका मतलब रोड गीले ही होंगे इस वक्त। अगली एग्जांपल है हमारे पास प्रीमिसेस 1, अहमद स्टडी 8 आवर्स डेली, यानी कि अहमद जो है 8 घंटे रोज़ आना पड़ता है। तो प्रीमिसेस 2 हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट हु स्टडी रेगुलरली, जो स्टूडेंट रेगुलरली पढ़ते हैं पास एग्ज़ाम, वो तो जाहिर सी बात है वो पास हो जाते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही एंड टाइम पे पेपर के पहले 1 घंटा 2 घंटे पहले बैठ के पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, देयरफॉर अहमद विल पास, क्योंकि अहमद 8 घंटे डेली पढ़ता था। अच्छा जी, अगली एग्जाम्पल, whoever intentionally kill a person committed murder, जाहिर सी बात है कोई इंसान अगर किसी इंसान को मारेगा जान से तो वो मर्डर अटेम्प्ट करेगा। प्रिंसेस 2, बिलाल इंटेंशनली किल्ड जैद, बिलाल ने इंटेंशनली यानी कि सोच समझ के जाहिद को मारा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, देयरफॉर बिलाल कमिटेड मर्डर। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी। आर्गूमेंट हमें समझ आ गया कि आर्गूमेंट होता क्या है, प्रीमिसेस प्लस कंक्लूजन, यानी कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन को मिल के एक आर्गूमेंट बनता है। आर्गूमेंट वो नहीं है जो हम आम जिंदगी में बहस करते हैं वो, क्योंकि ये लॉ डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोर्स है, तो जाहिर सी बात है हमें इस तरीके की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कल को कोई भी केसेस आ सकता है, जैसे हमने सबसे पहली एग्जाम्पल पढ़ी थी, जैसे यही वाली एग्जाम्पल है कि whoever intentionally kill a person committed murder, कि कल को कोई भी कानून के अंदर कोई भी इस तरीके के प्रीमिसेस आ सकते हैं, तो आपको फ़ौरन ही उसका कंक्लूजन पता चलना चाहिए। तो इससे रिलेटेड ही ये चीज़ें हमारे पास ये पढ़नी थी। अब हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल्स और करनी है, जिसके अंदर हमारे पास पैराग्राफ गिवन होंगे, उसमें से हम लोगों ने प्रीमिसेस और कंक्लूजन निकालने होंगे। अच्छा, उनको करने से पहले कुछ 2-4 चीज़ें और हैं, वो चीज़ कर लें, फिर उसके बाद उस पर पहुँचते हैं।
अभी हमारे पास 2 से 3 एग्जांपल्स और हैं जिसके अंदर क्या बोला गया है, हिडन प्रीमिसेस। एग्जाम्पल नंबर 1 के नीचे आप देख सकते हैं द हिडन प्रीमिसेस, यानी कि हमें इस तरीके का एक सेंटेंस गिवन होगा पूरा, इसमें से हम लोगों ने प्रीमिसेस निकालना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ही इज़ अ पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन है, देयरफॉर ही इज़ लाइंग, तो वो झूठ बोल रहा है। तो हिडन प्रीमिसेस क्या है, ऑल पॉलिटिशियन लाई, जितने भी पॉलिटिशियन है वो क्या है, झूठे होते हैं। एग्जाम्पल 2, ही मस्ट बी गिल्टी, ही रन अवे, वो सो ही मस्ट बी गिल्टी, वो मुजिम है, वो मुजिम, उसने कुछ ना कुछ जुर्म किया है, ही रन अवे, जब भी वो भागा है। जैसे अक्सर कोई डकैती कर रहा होता है और एकदम से अगर पुलिस रेंजर्स आते देख लो, फ़ौरन भाग जाते हैं जो डकैत होते हैं वो। तो इस तरीके से पीपल हु रन अवे आर गिल्टी, जो भी लोग यानी कि पुलिस को इस तरीके से चीज़ों को देख के भाग जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ तो जुर्म किया होता है। तो अगली एग्जाम्पल, ही ड्रॉव एट 150 किलोमीटर पर आवर इन सिटी, ही ही इंडेंजर्ड पब्लिक सेफ्टी, यानी कि वो गाड़ी को 150 किलोमीटर की स्पीड से शहर के अंदर चला रहा है, तो वो जो है इंडेंजर्ड यानी कि ख़तरनाक, यानी कि ख़तरा, पब्लिक सेफ्टी यानी कि जो लोग सड़कों पे इधर उधर चल रहे हैं उनकी सेफ्टी में क्या खतरा डाल रहा है। तो हिडन प्रीमिसेस के अंदर क्या निकलेगा, ड्राइविंग एट 150 किलोमीटर पर आवर इन सिटी इन डेंजर सेफ्टली, यानी कि लोगों के लिए सेफ रहना फिर मुश्किल रहता है, जो भी ऐसी बात है 150 बहुत तेज़ स्पीड होती है। तो ये कुछ हमारे पास हिडन प्रीमिसेस थे जो कि आपके पास अगर अक्सर सेंटेंस आ जाए पेपर में तो आपको हिडन प्रीमिसेस के अंदर से निकालने होंगे। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा इसका अगला टॉपिक जो मैंने बताया था आपको। Okay, as you see, each of the following passage contain a single arguments के हर जो पैराग्राफ आपके पास अभी आगे गिवन होगा उन सब के अंदर कुछ ना कुछ आर्गुमेंट है। सही है। यूजिंग द लेटर पी एंड सी, यानी कि अब उस आर्गुमेंट से हम लोगों ने प्रीमिसेस भी निकाल के दिखाना है और कंक्लूजन भी निकाल के दिखाना है। वो जो पूरा एक हमारा पैसेज होगा। आइडेंटिफाई द प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन ऑफ ईच आर्गुमेंट, जो जितने भी आर्गुमेंट है उन सब के अंदर से आपने ये यानी कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन निकाल के दिखाना है। सही है। आगे वही सब चीजें बोली गई हैं। तो कि पहला आप आर्गुमेंट देख सकते हैं क्या है, व्हेन इंडिविजुअली voluntarily abandoned property they forfeit any expectation of privacy in it that they might have had. Therefore a warrantless search or seizure of abandoned property is not unreasonable under the Fourth Amendment. अब इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स है वो अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देता है, यानी कि गवाहों के सामने या किसी दस्तावेज के ऊपर लिख के कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बस मस्जिद को दान देता हूँ या मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, कह देता है। सही है। जो ये हमारा आर्गुमेंट है, जो हमारे पास पैराग्राफ है जो कह रहा है बात, तो तो वो जो है ना उस प्रॉपर्टी के ऊपर प्राइवेसी का हक खो देता है, यानी कि अब वो बाद में ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ मेरा हक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने उसके घर पे आती है, छापा मारती है, कुछ भी करती है, बॉन्ड लेके आती है प्रॉपर्टी की तलाश के लिए, तो वहाँ पे फोर्थ अमेंडमेंट के तहत फोर्थ अमेंडमेंट के तहत गैर कानूनी नहीं समझा जाएगा। यानी कि अगर वो घर की तलाशी लेते हैं ना, तो अक्सर बाहर मुल्कों में यही होता है ना, आपने देखा होगा, पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है लेकिन बाहर मुल्कों में ये होता है कि वहाँ पे प्रॉपर एक चैनल के थ्रू चीज़ें चलती हैं। प्रॉपर वो चीज़ों को लेके आते हैं कि जो है ना वारंट लेके आते हैं, फिर घर सर्च करते हैं। अगर बगैर वारंट या बगैर उसके वो घर में तलाशी करें तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो अदालतों में फैसले होते हैं, अदालतों में जाती हैं चीज़ें, और फिर जाहिर सी बात पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इस तरीके के मसले मसाइल हैं तो वहाँ पे सब कुछ चल जाता है, वहाँ पे इस तरीके के कानून जरूर चलते हैं। तो ये क्या है पैराग्राफ का मतलब ये। अब इसके अंदर से हम लोगों ने क्या निकालना है, इसका
प्रीमिसेस निकालना है और कंक्लूजन निकालना है। तो वो मैं आपको लिख के फिर बताता हूँ कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन का है क्या। सो एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन के अंदर प्रीमिसेस क्या है, when individually voluntary abandoned property, यानी कि कोई भी अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देता है, they forfeit any exception of privacy, तो वो उसके ऊपर अपनी जो खुद मुख्तारी है, जो अपना हक है वो खो देता है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर से, in it that they might have had, जो उसका हक था वो खो देता है। ये हमारे पास क्या था, प्रीमिसेस का। तो कंक्लूजन क्या निकला, आ वारंटलेस सर्च, यानी कि बगैर वारंट के अगर कभी छापा मारा जाए, यानी कि जरूरत पड़ जाए उसके घर पे छापा मारने की, एंड seizure of abandoned property is not unreasonable under the फोर्थ अमेंडमेंट, यानी कि फोर्थ अमेंडमेंट के तहत उसको गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। तो ये हमारे पास कंक्लूजन है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, पैराग्राफ हमारे पास क्या है, punishment when speedy and specific may suppress undepressible behavior, but it cannot teach or encourage desirable alternatives. Therefore, it is crucial to use positive techniques to model and reinforce appropriate behavior that the person can use in place of the unacceptable reason that has to be suppressed। मतलब क्या हुआ कि सजा जब फौरी और मखसूस हो, कि यानी कि कोई भी सजा आप पनिशमेंट देते हो, कोई भी नापसंद रवैये को दबा तो सकती है, लेकिन ये पसंदीदा मुतबादिल रवैया नहीं सिखा सकती। इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आजकल के जैसे छोटे बच्चे हैं, एक हम लोग थे छोटे बच्चे जब कुछ टाइम पे थे, तो जाहिर सी बात है हमारे पेरेंट्स हम लोगों को समझ देते थे, तो हम लोग तो उस टाइम पे वैसे मतलब टूट भी जाते थे चीज़ें, चुपचाप कह भी लेते हैं, इतना होने में। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसका तो आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि वो तो फौरन ही क्या होता है, बदतमीजी पे तो आती है और बहुत हड़ाहुड़ी करती है, चिल्लाती है। तो जाहिर सी बात है आजकल आपने देखा होगा कि स्कूलों में भी जो है वो वाली बातें नहीं है, जैसे हमारे टाइम पे स्कूलों में क्या आता है, टीचर जब भी टीचर को गुस्सा आता है तो रख के दे देता है मारने को। लेकिन आजकल टीचर इस तरीके से नहीं मार सकते, जाहिर सी बात है। अब कोई इस बच्चे को जाहिर सी बात है डांट से मार से कुछ भी नहीं सिखा सकते, जाहिर सी बात है उनको प्यार से ही समझाना पड़ता है, तब जाके वो समझते हैं कुछ बच्चे। तो उसी तरीके की ये चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे आगे की बात क्या बोली है इसके अंदर, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुनासिब रवैये की नुमाइश और इसे पुख्ता करने के लिए मुस्बत टेक्नीक इस्तेमाल की जाए, ताकि वो शख्स इसे नापसंद नापसंदीदा रद्द-ए-अमल की जगह अच्छे रवैयों को अपना सके। जैसे अब एक एग्जाम्पल ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि इतने सारे वो होते हैं हमारे, जो अभी ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा था, पोटी उनको जो पकड़ा था उसमें, वो पकड़ के क्या करता है उनको लेके गए उनको। अब जैसे उन्होंने नशा किया हुआ है, उनसे नशा इतनी जल्दी छुड़वाना मुश्किल आसान काम नहीं है, एक मुश्किल काम है। तो अब उनको जाहिर सी बात है नशे से हटाने के लिए दूसरी चीज़ों में हमें लगाना पड़ेगा। उनको ऊपर सख्ती तो कर नहीं सकते कि नहीं नशा नहीं करना, उनको मार मार पीट इस तरीके से हम लोग उनके साथ कर नहीं सकते। जाहिर सी बात है एक चीज़ की आदत बन गई है, आदत छुड़वाना जो है ना मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम लोगों को जाहिर सी बात है उनका जो माइंड है, उनका जो फोकस है हमें किसी और काम पे लगाना पड़ेगा। अब इसकी एग्जाम्पल और क्या दे सकता हूँ, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे टीवी या मोबाइल बहुत करीब से देखते हैं, तो क्या करते हैं पेरेंट पेरेंट बोलते हैं भाई दूर से देखो, ताकि आंखों का मसला ना हो, यानी कि आंखें खराब ना हो, चश्मा ना लग जाए। तो उसके लिए फिर वो एहतियात करते हैं, जाहिर सी बात है मोबाइल के अंदर भी जैसे एग्जाम्पल नंबर टू है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या था हमारे पास कि प्रिंसेस वन, देखो जरूरी नहीं कि एक ही प्रिंस थे, एक से ज़्यादा भी प्रीमिसेस हो सकते हैं। हमने पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद देखना है। अब क्या है, पनिशमेंट व्हेन स्पीडी एंड स्पेसिफिक
may suppress undesirable behavior। यानी कि जब सजा जो है वो फौरी दी जाए और मखसूस दी जाए, अपनी यानी कि अपनी ही उससे दी जाए कि भाई 20,000 देनी है। नापसंदीदा रवैये को दबा तो सकती है। तो ये हमारी क्या बनी प्रेमिसेस का। प्रेमिसेस की क्या बोल रही है हमारे पास, पनिशमेंट कैन नॉट टीच और इनकरेज डिजर्वेबल अल्टरनेटिव। यानी कि मतलब ये है कि ये पसंदीदा मुतबादल रवैया ना सिखा सकती है और ना ही हौसला अफजाई कर सकती है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इट इज क्रूशल टू यूज पॉजिटिव टेक्निक to model or reinforce appropriate behavior that the person can use the place of unacceptable response that has to be suppressed। यानी कि ये बहुत जरूरी है कि मुनासिब रवैये नुमाइश और इस पुख्ता इसे पुख्ता करने के लिए मुस्बत टेक्निक इस्तेमाल की जाए ताकि वो शख्स नापसंदीदा रद्द-ए-अमल की जगह इन अच्छे रवैये को अपना सके। थर्ड पैराग्राफ हमारे पास क्या है, इट रियली डज मैटर इफ यू गेट इनफ स्लीप। वी नीड स्लीप टू थिंक क्लियरली, react quickly, and create memories. Studies show that the people who are taught mentally challenging tasks to do better after a good night's sleep. Other research suggests that sleep is needed for creative problem solving। इसमें ये बोला गया है कि ये बात वाकई अहमियत रखती है कि आपका काफ़ी नींद यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना जो है ना आपके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वी नीड स्लीप टू थिंक क्लियरली। यानी कि जब हम सो के नींद हमारी जब पूरी होगी तो हम जो हमारी जहन की ताकत है, जो हमारे माइंड की ताकत है वो और बढ़ जाती है। सोचने समझने की सलाहियत में बढ़ जाती है। तेजी से रद्द अमल देने लग जाते हैं हम लोग और याद याद करने में भी आसानी हो जाती है, हमें मुश्किल नहीं होती। स्टडी स्टडी हमें क्या शो करती है कि स्टडी हमें शो करती है, स्टडी से पता चलता है कि वो लोग जिन्हें ज़हनी तौर पर मुश्किल काम सिखाए जाते हैं वो रात की अच्छी नींद के बाद बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। यानी कि कोई जो साइंटिस्ट हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो कैसे कहते हैं वो जब लंबी नींद लेते हैं सो के उठते हैं रिफ्रेश होता है उनका माइंड, तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा साथ देता है और चीज़ों में काम का वो करता है। और लास्ट में बोला अदर रिसर्च सजेस्ट दैट स्लीप इज नीडेड फॉर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं यूनिवर्स की, जैसे नासा के अंदर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम जैसे साइंटिस्ट होता है उसकी, तो उनकी जो रिसर्च होती है ना उनके लिए ज़रूरी होता है कि स्लीप सोना जो है टाइम टू टाइम सोना और अच्छे से अच्छे उनकी नींद लेना। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं उसकी प्रेमिसेस और कंक्लूजन क्या है। अब ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर कौन सी 3 जो हमने पढ़ी है। अब ज़रूरी नहीं कि प्रीमिसेस दो ही हों। मैंने भी बोला था प्रीमिसेस ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3 और 4 भी हो सकते हैं, कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अब इस पैराग्राफ की प्रीमिसेस क्या थी, वी नीड स्लीप टू थिंक क्लियरली, रिएक्ट क्विकली एंड क्रिएट मेमोरीज। यानी कि जो हमें नींद जो है लेनी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम अगर नींद लेंगे तो हम बिल्कुल क्लियर साफ साफ सोच सकेंगे, यानी कि माइंड फ्रेश होगा हमारे पास। हम लोग क्विक रिएक्ट कर पाएंगे, जल्द से जल्द चीज़ों को पिकअप कर पाएंगे, क्रिएट मेमोराइज और वहन दे होगा इससे। प्रिंसिपल टू क्या है, स्टडी शो दैट पीपल हु थॉट मेंटली चैलेंजिंग टास्क डू बेटर आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। यानी कि जो ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसमें माइंड बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे अब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं कोडिंग करते हैं, तो ऐसी बात है कोडिंग करना इतनी आसान नहीं है। उनके लिए कोडिंग करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, वैसी बात है कुछ लॉजिक्स लगते हैं, कोडिंग के अंदर भी लॉजिक्स लगाए जाते हैं, फॉर लूप लूप्स इस तरीके के लॉजिक हैं, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड मैं भी जानता हूँ चीज़ें, तो मुझे आइडिया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ करना पड़ता है। डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है उनको जब ऑपरेशन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा अपना फोकस रखना पड़ता है चीज़ों के ऊपर।
मैं मैथमेटिशियन हूँ, मुझे जाहिर सी बात है जब मैं मैथमेटिक्स से क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, इक्वेशन लंबी लंबी सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसी तरीके से यही चीज़ है। फिर से थ्री, अदर रिसर्च सजेस्ट दैट स्लीप इज नीडेड फॉर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो और रिसर्च है वो यही कह रही है कि जो भी नई नई चीज़ें तख्लीक करने लगती हैं, यानी कि जैसे हम रिसर्च करते हैं, अपना रिसर्च पेपर करते हैं और थीसिस लिखते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है जो ऐसे काम होते हैं, दिमाग वाले काम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा तो उसके लिए नींद बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये। तो कंक्लूजन क्या निकला, इट रियली डज मैटर इफ यू गेट इनफ स्लीप। ये सब कुछ हो जाएगा अगर तुम अच्छी नींद हासिल करोगे। तो इसकी ये तीन एग्जाम्पल मैंने समझाई है, और कुछ पाँच छः एग्जाम्पल्स और हैं, वो मैं जितना भी अभी मैंने पढ़ाया है, ये एक टॉपिक, एक सब टॉपिक है, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, बेसिक टॉपिक हमने क्या पढ़ा है, आर्गुमेंट, प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन, ये हमने बेसिक टॉपिक पढ़ा। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक और है, वो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, देखता हूँ वो। तो अभी हमने सिर्फ एक ये टॉपिक किया। तो अब इसके अंदर जितना भी मैंने पढ़ा है अभी किया है, वो सब मैं एक पीडीएफ फॉर्म में बना के डाल देता हूँ, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो तो आप वैसे ही देख लोगे, सही है। तो ये हमारा पहला टॉपिक।